नमस्कार, मैं नीरज जोशी, समाचार सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोलायत पे बात करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार। तो सिद्धार्थ जी, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व के बाद आज हमारी जो रेल है वो कोलायत क्षेत्र में पहुंच रही है एक तरह से। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कोलायत में अब तक जो एमएलए बने हैं, मानिक चंद सुराणा जी से जो शुरुआत हुई है उसमें कांता खतूरिया, रामकृष्ण दास जी गुप्ता, उसके बाद देवी सिंह बाटी और फिर भंवर सिंह बाटी। इस तरह से ये चार लोग हैं जो इन्होंने अब तक जो प्रतिनिधित्व किया कोलायत का। तो मेरी एक बात कभी समझ में नहीं आई जोशी जी, कोलायत में कपिल मुनि का जो मंदिर है वो विश्व विख्यात है। जैसे जिस प्रकार अपने देशनोक का माता का मंदिर है, उसी प्रकार से कपिल मुनि। अगर यही बात शांति धारीवाल जैसे नेता के पास अगर ये इस तरह का कोई इस जगह होती तो आज शायद वो वर्ल्ड फेमस जगह होती कपिल। हालांकि वो अपनी वर्ल्ड फेमस तो है, पर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं है। आप इन जितने मैंने नाम गिने एमएलए के, आप उनका कितना दोषी मानते हैं? देखिए, कपिल मुनि की जो कपिल वस्तु है, जो कपिल मुनि की तपोभूमि है, श्री कोलायत, उससे डेवलप होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ कपिल मुनि की धरती होना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर इस जमीन ने, इस विधानसभा क्षेत्र ने हमें 7 बार लगातार एक ही कैंडिडेट दिया, जो कि दबंग भी है, जो कि वोकल भी है, जो बोलता भी है, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके वोटर ही उसके कार्यकर्ता हैं, उसके कार्यकर्ता ही उसके वोटर हैं। मतलब इस स्तर के प्रभाव वाले व्यक्ति को जब 7 बार वहां से चुन के और सत्ता के गलियारों में जो घूम रहा था, वो भी अगर वैसा डेवलपमेंट नहीं कर पाया है इस स्थान का। अगर कपिल मुनि की धरती होना तो एडवांटेज है कि यहाँ पर देश भर के जो नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर अभी कार्तिक पूर्णिमा को, दीपावली के ठीक बाद में आने वाले हैं, हम देख सकते हैं उसमें। उसके बावजूद भी ये तो एडवांटेज है ही, इस एडवांटेज के बावजूद भी ये क्षेत्र सिर्फ खनन माफिया की अंगूठे के नीचे ही पिछले 50 साल से बना हुआ है। तो इसमें जो अब तक जो प्रतिनिधि रहे हैं, थोड़े, चाहे वो 1% हो चाहे 100% हो, वो उसके बराबर के दोषी हैं। चलिए, देवी सिंह जी बाटी इसमें काफी लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और जहाँ तक भंवर सिंह बाटी की बात है, उन्होंने देवी सिंह बाटी को वो हरा चुके हैं, पूनम कंवर को हरा चुके हैं, उनकी जो पुत्र वधू हैं। और अब उनका ये भंवर सिंह के लिए एक तरह से पूरे परिवार ही सामने आ रहा है। तो पहले ऐसे विधायक होंगे जो कोलायत में जो एक परिवार के 3 लोगों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अब अंशुमान सिंह के सामने भी चुनाव उनके सामने एक तरह से आ गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि हमने पहले कहा था कि 1993 में जैसे महाराज नंदू महाराज हैं, वो कल्ला जी के सामने जीत गए। असल में वो कल्ला जी के सामने नहीं जीते, कल्ला जी ही अपने विरोधी वोटों से हार गए। तो कोई ना कोई उसको चेहरा चाहिए था, तो वो चेहरा नंदू महाराज हुए। वैसे ही है कि 35 साल तक लगातार जो सत्ता पर काबिज है, उनका क्या विरोध बना नहीं होगा कोलायत में? तो वो जो विरोध क्रमशः इकट्ठा होता गया, तो एक स्टेज ये आ गई कि जिस समय भंवर सिंह बाटी, जबकि भंवर सिंह बाटी के पिताजी तो लगभग इतने सालों तक, जितने सालों तक देवी सिंह बाटी सत्ता में रहे, उतने वर्षों तक वो उनके विपक्ष के अंदर है। तो लेकिन जैसे ही वो उनका, अब कहते हैं कि उनका वो चक्र पूरा हुआ कि भाई उनके एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई कि वो आखिरकार उन लोगों ने बाटी का चुनाव, भंवर सिंह बाटी का चुनाव कर लिया। पर जहाँ तक आंकड़े बोलते हैं तो इतना विरोध की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम अंतर था। अंतर कम, वो उनकी जो है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी उदासीनता रही हो लास्ट मोमेंट पर चुनाव के प्रति, ऐसा भी मैं मान सकते हैं इसको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो जिसके अंदर उसको ये कहा जाए कि यहाँ का कार्यकर्ता ही यहाँ का उनका वोटर है, उनका वोटर ही उनका कार्यकर्ता है, ऐसी स्थिति में किसी का हारना भी थोड़ा आश्चर्य की बात होती है। तो अगर उनको इतने वोट भी मिले उनके विपक्षी को कि जो 1134 वोट जो अधिक लेके चला गया, तो इससे ज्यादा तो नोटा पड़े हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं विरोध भाटी का ही था, मतलब देवी सिंह भाटी का ही था। भंवर सिंह भाटी का इतना समर्थन होने की बात नहीं है जितना कि उनका विरोध होने की बात है। क्योंकि अपने जो राजस्थान के अंदर 2 पार्टी शासन है, तो यहाँ पर दूसरी, हालांकि इसमें बसपा ने भी कुछ वोट लिए हैं,
करीब 2-2,500 वोट वो भी लेके गई, 1900 समथिंग वोट वो भी लेके गई है। तो जब बाटी मैदान में थे तब की बात है। देवी सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी दोनों थे तब। हाँ, पूनम कंवर से पहले वाला। पूनम कंवर जी। से अब पूनम कंवर का चुनाव है, तो पूनम कंवर का चुनाव को पूनम कंवर का खुद का कोई पब्लिक फेस है नहीं, वास्तव में भाटी जी से ही उनका प्रतिद्वंदिता हो रही है। और अब जब अंशुमन सिंह भाटी को जब टिकट मिलता है, तो अंशुमन सिंह भाटी ने अभी तक कुछ करके दिखाया नहीं कि उनको वोट टिकट मिल जाए, तो उनको टिकट वही भाटी जी ने दिलाया है। तो वास्तव में कोई भी सामने आए, जब तक देवी सिंह भाटी कायम है तब तक देवी सिंह भाटी वर्सेस अदर ही रहेगा। ये बीकानेर का रहा ही है कि पिछली बार बीकानेर पूर्व और पश्चिम के टिकट बदले, इस बार कोलायत का टिकट बदला, इस बार कोलायत में फिर टिकट बदला है। ये बदलाव की राजनीति आप कैसे देखते हैं? ये इसको मैं पावर प्ले की तरह देखता हूँ। पूरे 200 जो टिकट जो वितरण हुए हैं उनमें सिर्फ एक जगह बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है, और ये बदलाव भी कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिसमें कि कोई एक गुट से निकाल करके दूसरे गुट को दिया गया है, उसी परिवार के अंदर सफल हुआ है, लेकिन इसको भाटी ने किया अपने तरीके से है। तो उसका पहले क्या हुआ कि जैसा देवी सिंह भाटी कुछ समय पहले बीजेपी में पुनः शामिल हुए, मोदी जी से मिले, मोदी जी से मिलने के बाद में फिर उनके चॉइस थी जो पूनम कंवर है, उनको टिकट भी दे दिया गया। लेकिन कैलकुलेशन में कहाँ देवी सिंह जी को लगा कि उनको बदलाव करने की जरूरत है, तो उन्होंने कोलायत में अपना खुद का भी डमी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन वो आवेदन कर दिया। अब वहां पर भरने के बाद में, कोलायत में भरने के बाद में फिर से बदलाव आता है और पूनम कंवर से लेकर के टिकट और अंशुमन सिंह भाटी को दे दिया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर चला गया है, माँ से लेकर के बेटे को दिया गया है, और ये संभवतः मूल रूप से भाटी जी की इच्छा रही होगी, तो इसलिए उन्होंने उस तरीके से पावर प्ले किया कि भाई उन्होंने खुद के अपना भर दिया और वहां से केंद्र तक सूचना गई है, वहां से वापस आकर के अंशुमन सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। क्योंकि अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो अभी तक अंशुमन सिंह का भाटी का कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है जिससे कि उनको दावेदार समझा जा सके, सिवाय इसके कि वो देवी सिंह भाटी जी के पौत्र हैं या महेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं। इसके अलावा अभी तक उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है नहीं जिससे उनको टिकट दिया जा सके। लेकिन ये भाटी जी की ताकत ये है कि उन्होंने अपने तरीके से, तो इसीलिए जैसे अंशुमन सिंह जी का टिकट फाइनल हुआ और जसूसर गेट पर जो उनका घर है उसके आगे जो नारा लगा वो एग्जैक्टली ये था, टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले जिस समय एक दौर ऐसा भी था जिस समय जब भैरव सिंह जी शेखावत बीमार पड़े, तब कुछ इस तरीके के आरोप भी लगे कि देवी सिंह भाटी जी उनके उसमें सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद में बहुत लंबा समय जब वसुंधरा राजे आई, चाहे अशोक गहलोत आए, वो लगातार भाटी जी को कभी भी वैसा मौका नहीं मिला जिससे कि वो स्टेट लेवल पर शाइन केंद्र तक या राज्य तक अपनी धमक दिखा सके। तो बहुत समय बाद इस जो टिकट का जो 200 में से 199 इंटैक्ट है और एक टिकट बदला है, वो भी परिवार के अंदर बदला है। ये तो इसको तो मैं बीजेपी की जीत ही मानता हूँ कि अंशुमान सिंह को उन्होंने टिकट दिया है। बाकी जो भाटी जी की खुद की जो मंशा थी वो उनके खुद के चुनाव लड़ने की थी, वो पोते पे भली मान गए हों, पर जो तैयारी उनकी थी और जो बीजेपी ने जो तैयारी की थी, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये आया कि बीजेपी स्वयं तैयार थी कि सपोज भाटी जी पर्चा भर रहे हैं और पूनम कंवर वापस ले लेती है तो ऑटोमेटिकली वो रह जाएंगे। तो बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए भी उन्होंने लोगों को यस कर रखा था यहाँ पर कि कौन कौन भरेगा। तो ये तो ठीक है कि ये अंशुमान सिंह को बीजेपी ने ये करके उसको करा लिया, और बीजेपी की ये सांप मरा ना और क्या होता है ना, वो लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। तो ये राजनीति आपको कैसी लगती है बीजेपी की? जो देखो, मैं पर्टिकुलर भाटी जी की, देवी सिंह जी की बात करूँ ना, तो एक तो अभी उनकी आयु 77 साल है। तो जब बीजेपी के अंदर ये कोशिश है कि विधानसभा में वो कभी भी 75 से ऊपर वालों को नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव पॉइंट भाटी जी के साथ में ये जुड़ता है। कुछ एक बातें ऐसी है जो कि पिछले 10 सालों में मुझे देखने में मिली है, मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूँ, कि भाटी जी ज्यादा पॉलिटिक्स की बजाय, अब आप अभी कभी उनके पास में बैठेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा की ज्यादा बात करते हैं, और वो अपना बड़ा जो समय है वहाँ पर उन्होंने अपना जो रिसोर्ट है वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जैसा उन्होंने वातावरण माना। उन्होंने हालांकि पुस्तक भी लिखी है उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर। तो उनका ज्यादातर ध्यान मुझे लगता है आयु के हिसाब से कि उनका अध्यात्म की ओर जा रहा है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार सीट से चिपके रहते हैं, उनको लगता है कि अब भाई हम तभी तक सर्वाइव करेंगे जब तक हमारे पास में ये पद है या। लेकिन भाटी जी के साथ में मैं अगर पूर्व की भी बात करें तो एक टाइम ऐसा था जिस समय देवी सिंह जी ने शायद खुद को दूर करना शुरू कर दिया था, जिस समय महेंद्र बना है, जो जैसे ही अपने प्रभाव क्षेत्र को फैलाना शुरू किया था उस समय भाटी जी एक बैग पीछे हो गए थे। तब उन्होंने उनको सांसद बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, वो सांसद बने। लेकिन तो ऐसा लगता है कि भाटी जी अगली पीढ़ी को सौंपने को तैयार ही बैठे हैं। अब अंशुमन सिंह भाटी तैयार हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयार ही थे इस चीज के लिए कि वो अगली पीढ़ी को सौंप करके और खुद अपने वानप्रस्थ या सन्यासी की तरफ आगे बढ़े। ये आपका सोच ऐसा लगता है कि आप भाटी जी के काफी करीब भी होंगे और आप जानते होंगे, पर मैं करीब तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो दूर से जो एक व्यक्ति देख सकता है वो ऑब्जर्वेशन है मेरा। पर जहां तक ये वैराग्य जो भाटी जी ने दिखाया है वो हारने के बाद दिखाया है। तो जब सत्ता में है तो कैसे वैराग्य कर सकते हैं, उस समय तो जिम्मेदारी लिए बैठे हैं वो। तो जिस प्रकार का भाटी का ऑरा है एक बाहुबली का, उन्होंने कई गलत कदम भी उठाए हैं। हो सकता है जो गलत कदम उन्होंने उठाए वो उनको भारी पड़ गए। कई शुरुआत में उनके पक्ष में चले गए वो चीजें, चाहे वो स्थानीय अफसरों को अगर थोड़ा बहुत भी थोड़ा हार्डली बोलते थे उनसे, तो जनता के काम होते थे इसलिए वो चल गए। पर जब यही दाव उन्होंने अपने से बड़े नेताओं के ऊपर, और इसमें टिकट कटने का एक कारण जो देवी सिंह जी का खुद का जो टिकट कटने का एक कारण है, उसका मूल आपको जानकारी होगी। पिछले चुनाव में इन्होंने भयंकर रूप से विरोध किया था अर्जुन राम मेघवाल का, बिल्कुल और बाकायदा स्पीच दे करके इन्होंने कहा था कांग्रेस को वोट दो। अगर इनको टिकट मिलता भी तो वो वीडियो सारे वायरल होते दोबारा, जिसमें कांग्रेस को वोट देने की इन्होंने अपील की थी कि अगर मोदी जी एक आध एमपी नहीं भी जीतेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने मोदी जी के बारे में भी काफी कुछ ऐसा जो स्पीच में जो है उस समय जो वीडियो वायरल हुए थे, तो उसका एक कारण तो बहुत ऐसा हो रहा बन गया था। तो वो उन्होंने जोश में जो छवि के अनुरूप जो इन्होंने, तो उसके कारण भी इनका जो टिकट जो है निर्णय जो देरी से हुआ, या जो उन्होंने डिसीजन बदले। अब ये जो स्थिति हुई है, अंशुमान सिंह को देख करके एक बार एक तूफान को शांत कर दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब वो इससे ज्यादा दांव नहीं चल सकते। देवी सिंह भाटी ने स्वयं अपनी मूवमेंट अपनी चलाई उन्होंने, ताकि वो टिकट उनको मिल जाए। पर अब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये उनके लिए यही ठीक है, क्योंकि पार्टी लाइन पर से उतरना अब उनके लिए खतरनाक हो सकता है आगे भविष्य के लिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? तो कम से कम हम ठीक है कि अब इतना तो मान लेते हैं कि भाटी अब सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन राजनीति में नहीं रहेंगे ये कहना गलत होगा। कि राजनीति तो अभी भी, जब तक अंशुमन राजनीति सीख नहीं जाते हैं तब तक तो भाटी जी का बैकअप उनके पास में लगातार बना ही रहेगा। तो टाइगर अभी वापस लौट आए हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, इस बार शेडो में है। भाटी जैसे लोगों को राजनीति नहीं छोड़ेगी। राजनीति भाटी भले ही छोड़ने की कोशिश करते हो, हाँ। राजनीति भाटी को नहीं छोड़ेगी। जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं ना, हाँ। कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही मैं तो तैयार बैठा हूँ छोड़ने के लिए। बिल्कुल। ये इसी तरह से भाटी अगर राजनीति छोड़ने की बात खुद भले ही कर लें, राजनीति उनको छोड़ने वाली नहीं। ऐसे लोगों को कौन छोड़ेगा? नहीं, अगर सक्षम सक्सेसर मिल जाते हैं कि जो कि काबिल हों, वो उनकी लीजेसी को आगे बढ़ाने में सक्षम हों, तब हो सकता है कि भाटी जी यहाँ से ब्रेक ले लें। लेकिन आज की स्थिति ये है, इस चुनाव की स्थिति ये है कि भाटी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, बस चेहरा है वो अंशुमन सिंह को बनाया गया है। ये बात सही। चलिए भंवर सिंह भाटी की भी कुछ बात कर लेते हैं। बहुत आरोप लग रहे हैं, खनन माफिया का जो बढ़ावा देने का उनका आरोप है। अंशुमान सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ जितनी भी इन्होंने एक बदमाशियां की है खनन के में, उसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका समाप्त करेंगे और आते इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब भंवर सिंह भाटी एक युवा नेता है और बहुत अच्छे से विकास करवा रहे हैं। उन्होंने कॉलेज भी खुलवा दिए, स्कूलें भी खूब खुलवाई। हर दिन उनका मीडिया प्रेस नोट आता रहता है कि आज फला जगह पर ये खोल दिया, आज पंचायत में ये भवन बना दिया। विकास कार्यों में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जितने भी पैसे ला सकते थे गवर्नमेंट से वो उन्होंने यहाँ दिलवाए। अब आप जो उन पे आरोप लग रहे हैं खनन माफिया, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या एक वहाँ की राजनीति का हिस्सा है खनन माफिया? चाहे जो भी सत्ता में रहे उसके सिग्नेचर से वो काम वहाँ चलते हैं। दो बातें हैं, एक तो कोलायत है, श्री कोलायत है, वो अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो उन्हें डेवलपमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र को मैंने इस तरीके से डेवलप कर दिया है। वो सिग्निफिकेंट अंतर है तो उनको कोई भी नहीं हरा सकता।
और अगर उन्होंने सरकारी योजनाओं को वहाँ लागू किया है और उसी पॉलिटिक्स को अगर परस्यू किया है जो देवी सिंह भाटी करते रहे हैं तो क्यों उनको लोग वोट दें, उसके कोई ठोस कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। भी पहले तो भाटी का विरोध था, ठीक है, दूसरी बार में पूनम कंवर है, वो इतनी शक्तिशाली कैंडिडेट नहीं थी जो कि सीधी उनसे लड़ाई कर सके। हालांकि वो छाया देवी सिंह भाटी जी की छाया में थी, लेकिन एक चेहरा होता है, ठीक है। अब इस बार अगर अंशुमन सिंह भाटी सामने है तो कोई उनको वोट क्यों दे, और अब इस बार तो रेवत राम पवार भी मैदान में है, तो कुछ लोग तो ऐसा भी मान रहे हैं कि विरोध इतना अधिक है कांग्रेस का इस जोन के अंदर, कोलायत जोन के अंदर, कि हो सकता है कि पवन सिंह भाटी तीसरे स्थान पर चले जाए। आप ये दावा कर सकते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि इतना विरोध सुनने में आ रहा है कि पहले नंबर पर अंशुमन सिंह भाटी रहे, दूसरे नंबर रेवत राम पवार जो कि बहुत लंबे समय से वहां पुराने घुटे हुए राजनीतिक हैं, तो वो दूसरे नंबर ले जाए और तीसरे नंबर पे आ जाए। तो ये बड़ी विडंबना होगी कि इस जोन का, इस विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है जो कि मंत्री के पद से आ रहा है और वहां से आकर के लड़ रहा है, अगर वो तीसरे स्थान पे रहता है तो बड़ी विडंबना होगी। लेकिन ये बात तय है कि त्रिकोणीय संघर्ष है, ये आमने सामने का यहाँ पर खाली बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, एक रेवत राम पवार भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कड़ी बन करके आते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप पवार को? मैं जो कह रहा हूँ कि वो दूसरे नंबर पर तक पहुंच सकते हैं। कारण? विरोध, जैसे कि पहले भाटी देवी सिंह भाटी का विरोध था, वैसे इस बार वोटर जो वोटर वहां पर हैं, क्योंकि वो एसटी समुदाय से आते हैं और साधारण सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव, तो उससे वोटिंग का जो उसके हिसाब से इस बार पूरे बीकानेर में आपको एक बड़ा जोरदार पैटर्न दिखाई देगा कि जैसे ही संघ ये निर्णय करता है कि बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को लाया जाए और यहाँ से सिद्धि कुमारी को लिया जाए, वैसे ही कोलायत के अंदर आप देखेंगे कि जो संघ की सक्रियता है, खाली ये नहीं प्रत्याशी अपने स्तर पे चुनाव लड़े, यहाँ पर ये है कि प्रत्याशी तो चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन संगठन अपने स्तर पे उसको क्या बैकअप दे सकता है। तो यहाँ पर ये इस जोन के अंदर हो सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की जो पुरानी तकरार है, उसके चलते जो वोटों के लिए हमें एक और सहारा चाहिए कि हम अगर वोटों को डिस्पर्स करें, तो बजाय कि भंवर सिंह भाटी की तरफ जाने की वो रेवत राम पवार की तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो तब ये स्थिति बन सकती है कि वो तीसरे स्थान पर चले जाएं। जहां तक मेरा मानना है, कोलायत में फाइट बीजे कांग्रेस की ही रहेगी, आरएलपी का मुझे इतना रोल लगता नहीं। आरएलपी का नहीं है, मैं रेवत राम पवार की बात कर रहा हूँ, उनके कास्ट की बात कर रहा हूँ, उनके वोट बेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पार्टी तो दो ही रहेगी पूरे राजस्थान में, लेकिन जहां कहीं भी त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है, वहां पर इंडिविजुअल कैंडिडेट का संघर्ष बन रहा है, वहां का स्थानीय जाति समीकरण का संघर्ष बन रहा है, वहां की डेमोग्राफी का कारण वहां पर संघर्ष बन रहा है। इसमें पहले जैसे कांता खतूरिया के समय में एक बड़ा उनका रुतबा रहा करता था और उनकी सरकार में भी बड़ी दखल थी, सरकार में सीधे दखल थी उनकी जब राज्य सरकार के दौरान में, और एक प्रभावशाली नेता थी। इसी प्रकार से मानिक चंद सुराना का भी अपना एक दबदबा रहा है, देवी सिंह जी भाटी का भी दबदबा रहा है। अब ये जो दो नेता आपके सामने हैं, भंवर सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी, दबदबे को लेकर आपको क्या लगता है कि दबदबा टाइप नाम अब आएगा, दबदबा टाइप साइज? ये देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि चाहे मानिक चंद सुराना हो, कांता खतूरिया हो, चाहे देवी सिंह जी भाटी हो, चाहे अब भंवर सिंह भाटी हो, इन अच्छे दबदबे वाले मंत्रियों और कद्दावर नेताओं के बावजूद कोलायत को भी तो कुछ नहीं मिला है। तो बेहतर है कि इस बार अंशुमन सिंह भाटी अगर जीतते हैं, तो अगर उनके पास में कद ना भी हो तो कोलायत का भला हो जाए, इस बार पे हम ज्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर उनको प्रूव करना है खुद को, अंशुमन सिंह भाटी को, कि अगली बार उनको, जैसे इस बार जीत जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो अगली बार उनको टिकट क्यों मिले, तो उसके लिए उनके पास में एक ही विकल्प है कि वो शून्य से शुरुआत करे और कोलायत में इस तरीके की डेवलपमेंट कराएं कि अगली बार उस डेवलपमेंट के बेस पर वोट मांग ले, न कि अपने मेरे नाक दादाजी से मिलती है, जैसे प्रियंका गांधी कहती है मेरी नाक दादी जी से मिलती है इसलिए वोट दे दो, तो अंशुमान सिंह भाटी को ये ना कहना पड़े कि मेरे नाक दादाजी से मिलती है इसलिए मेरे को वोट दे दो। तो क्या भंवर सिंह की हैट्रिक को लेकर आपको कोई भी संभावना नजर नहीं आती? अभी जो सेंटीमेंट है वो ऐसे है, दो कारण है। पहला तो वही है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा रहती है, तो अभी हालांकि भंवर सिंह भाटी दोनों को क्रॉस कर चुके हैं,
लेकिन इस बार ऐसा दिखाई देता है कि एक तो कार्यकर्ताओं को जोश भी देखने को मिलता है कि जो देवी सिंह भाटी के जो कार्यकर्ता जो कि बड़े पिछले 10 सालों में बड़े सुस्त से दिखाई देते हैं, इस बार उनका अलग ही चार्ज दिखाई दे रहा है। खुद देवी सिंह भाटी ने अभी गुर्जर आंदोलन को लेकर के बड़ा अच्छा मूवमेंट बना रखा है, तो टेम्पो पहले से बना हुआ है उनके पास में। भाटी लगातार सक्रिय हैं, बिल्कुल इस बात को आपको मानना पड़ेगा। किसी न किसी मूवमेंट को लेकर, चाहे वो दवा देते हो, चाहे वो गौ रक्षा का आंदोलन करते हो, गोचर भूमिका करते हो, वो न्यूज में बने रहे। बिल्कुल वो कभी न्यूज से बाहर नहीं है। भले ही उन्होंने कह दिया हो कि राजनीति नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और कोई मतलब नहीं, इस व्यवस्था में कोई नहीं, आज उनको इस व्यवस्था में ही करना पड़ रहा है। सत्ता में हिस्सेदार होना और राजनीति की होना, मेरे को लगता है कि दो अलग अलग बातें हो जाती होगी उनके स्तर पर आते हो। जो 35 साल तक जो विधानसभा सदस्य रह जाए तो और मंत्री रह करके हट चुका हो, उसके लिए हो सकता है कि सत्ता के पर्याय बदल चुके हों। अब जनता का रुख इसमें क्या लगता है आपको? जनता मेरे को बहुत ज्यादा जब वोटर ही उनके कार्यकर्ता और कार्यकर्ता ही वोटर है, तो उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं दिखाई देती है। वो या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, और अगर कांग्रेस की तरफ नहीं जाते हैं तो डाइवर्ट होने के लिए रेवत राम पवार है उनके पास। अंशुमान एकदम नए हैं, कोई सलाह उनको? नहीं, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। उनके पास में बहुत सशक्त बैकअप है देवी सिंह भाटी जी का, उन्हीं से सलाह लें तो सबसे सही। कोई गणित बैठता है ज्योतिष के हिसाब से भी कोई इन दिनों नहीं, में? मेरे पास में ना तो अंशुमन सिंह जी की कुंडली है, ना मैंने उनका विश्लेषण किया, तो इस कोण से मैं उनको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। कोई बाजार में चर्चा इस तरह की? नहीं, उनकी कुंडली अभी तक। क्या बाजार भाव में भी आप विश्वास रखते हैं? जो बाजार भाव में अभी तक तो कोई ऐसा अभी बहुत जल्दी है बाजार भाव में। हाल मुझे लगता है 5-7 दिन अभी और लग जाएंगे सही भाव आने में, सही विश्लेषण आने में। चलिए, तो ये कोलायत का विश्लेषण हमने अपने तरीके से किया। तो जोशी जी, आपका धन्यवाद, और दर्शकों से आगे लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अवश्य। थैंक यू, धन्यवाद।